टू पार्ट टू में ये क्वेश्चन डिस्कस करने हैं अपने को 1 to 7। इसमें पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू स्मॉल इक्वली चार्ज आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स। तो दो बॉल हैं और इक्वली चार्ज हैं और एक ही पॉइंट से उनको हमने लटका रखा है। तो एक ही पॉइंट से लटका रखा है, तो ये इस तरह से ये एक ही पॉइंट से लटका रखा है अपन ने। और इनका जो लेंथ है एल, वो इनके बीच की सेपरेशन ए के मुकाबले जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा होने से क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होने से ये होगा कि जो एंगल थीटा है वो हम काफ़ी स्मॉल ले सकते हैं, वेरी स्मॉल ले सकते हैं। तो इन दोनों बॉल के बीच की जो सेपरेशन है वो दे रखी है ए, तो ये वाली सेपरेशन कितनी हो गई, a/2। दोनों पर चार्ज अभी सेम है, तो ये q और ये q। तो इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा वो एफ ई ऐसे और नीचे की तरफ mg, और ऐसे ही इधर की तरफ नीचे की तरफ mg और इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई। इस तरह से फोर्स लग रहा होगा। और डिस्टेंस तो ये दे रखी है और क्वेश्चन में ऐसा बताया हुआ है अपने को कि जो एल है वो ए के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। एल इज ग्रेटर देन ए। और वन ऑफ द बॉल इज डिस्चार्ज। अब हम इन दोनों में से एक बॉल को डिस्चार्ज कर देंगे, तो उसके बाद नई इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या बनेगी ये हमें पता लगाना है। तो अभी इस इंस्टेंट पर एंगल थीटा की बात करें अगर अपन, θ1 बोल देते हैं इसको अपन, तो टेन θ1 की वैल्यू क्या बन रही होगी यहाँ से, टेन θ1 इक्वल टू ये a/2 है। और टेन θ1 और साइन θ1 दोनों को एक जैसा इसलिए ले सकते हैं अपन क्योंकि एल जो है वो बहुत ही बड़ा है ए के मुकाबले, तो एंगल थीटा बहुत ही स्मॉल है। तो अपन ऐसा करते हैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या बना साइन थीटा, a/2 ये है और एल ये है, तो साइन θ1 इक्वल टू हो गया a/2 अपॉन एल। ये हो गया टेन θ1 या साइन θ1 की वैल्यू। उसके अलावा ये θ1 की वैल्यू ऐसे भी निकालने अपन, इसको आगे बढ़ा दिया अपन ने, ये वाला एंगल है θ1, तो ये टेन θ1 ये टेन θ1, तो यहाँ से टेन θ1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, एफ ई अपॉन एम जी। तो इसी टेन θ1 की वैल्यू को लिख दिया अपन ने क्या, एफ ई अपॉन एम जी। और एफ ई की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और एम जी। ये हो गया अपने पास टेन θ1 की वैल्यू। यहाँ से इस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए क्यूब की वैल्यू निकालें, जैसे इस ए को इधर भेज दो तो कितना बन गया, ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन, और इस ए को नीचे भेज देता हूँ ए क्यूब, और इस एम जी को इधर भेजें तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एम जी अपॉन 2l। ये वैल्यू बनी। अभी आगे यूज आएगा इसका तो देख लेंगे। इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद एक बॉल को हमने डिस्चार्ज कर दिया। अब जैसे इस वाली बॉल को डिस्चार्ज कर दिया, इसका चार्ज जीरो कर दिया, तो चार्ज जीरो करने से क्या होगा, अब इस पर तो चार्ज है जीरो और इस पर कुछ ना कुछ क्यू चार्ज है, तो अब क्या है, रिपल्शन खत्म, अभी दोनों पास आएंगे और टकराएंगे। अब जैसे दोनों टकराएंगे तो कंडक्टर की क्या विशेषता होती है कि जब दो कंडक्टिंग चीजों को हम ज्वाइन करते हैं तो उनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तुरंत तेजी से, और तब तक होता है जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब क्या है कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए वाली टर्म तो हम आगे जाकर के देखेंगे। अभी तो हम आइडेंटिकल स्फीयर या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इसीलिए ले रहे हैं कि पोटेंशियल सेम होने का मतलब चार्ज सेम होना भी है। यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर देखें अगर अपन, तो के क्यू बाय आर से, अगर आइडेंटिकल है तो आर सेम हो जाएगा, आइडेंटिकल है तो आर सेम हो जाएगा, तो के क्यू वन बाय आर वन और के क्यू टू बाय आर टू में आर सेम होते ही चार्ज की जो वैल्यू है वो भी सेम आ जाएगी। तो चूंकि आइडेंटिकल है और एक का चार्ज हमने जीरो कर दिया, एक का चार्ज क्यू है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक कि इन दोनों पे चार्ज इक्वल ना आ जाए, यानी बराबर बराबर ना आ जाए, तब तक हो रहा होगा। तो इस पे अभी हमने जीरो किया था, इस पे क्यू आए, दोनों टकराए, टकराते दोनों पे क्यू बाई टू हो गया, रिपल्शन हुआ और फिर से दूर जाएंगे। लेकिन अब जब दूर जाएंगे तो इस बार इन दोनों पर जो चार्ज है वो क्यू बाई टू है। इसका मतलब जो सेपरेशन बनेगी इनके बीच की, जो अभी सेपरेशन ए है वो बदल जाएगी। तो माना कि वो सेपरेशन बी हो गई, तो उस बी के बारे में हमें पता लगाना है। तो फिर से अगर अपन डायग्राम देखें तो इस बार जो है बी सेपरेशन के लिए ये डायग्राम जो बनेगा किस तरह से बन रहा होगा, इसी में बना दें उस डायग्राम को चाहें तो इस बार के लिए जो है, जैसे ही चार्ज अगली बार के लिए क्यू बाई टू हो गया, ये वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल गया, तो इसका नाम एफ ई डैश हो गया। और ये तो एम जी है ही, और पूरी डिस्टेंस को अब अगर हमने बी नाम दे दिया है तो ये वाला जो सेपरेशन है इसका नाम हो गया b/2 और ये वाले का नाम हो गया b/2। तो अब की बार वाले केस के लिए अगर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना चाहें, एंगल ही बदल जाएगा। एंगल का नाम क्या हो गया, θ2 ये एंगल हो गया। तो इस वाले केस के लिए अगर अपन
टेन थीटा टू की वैल्यू लिखे तो क्या बनेगा, टेन थीटा टू, जिसे अपन साइन थीटा टू भी बोल सकते हैं। तो साइन थीटा टू की वैल्यू कितनी जाएगी, ये हो जाएगा इस बार b/2/l। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम क्या हो गया, एफ ई डैश, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्यू भी बदल गया है, आर भी बदल गया है, और अपॉन एम जी। और के क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू/2 का स्क्वायर, इसलिए यहाँ 4 आ गया। और ये जो सेपरेशन है ये आ गया यहाँ बी स्क्वायर और एम जी। तो इधर से के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी की वैल्यू लिखें या के क्यू स्क्वायर अपॉन बी क्यूब की वैल्यू लिखें। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी की वैल्यू लिख देते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी कितना बनाइए, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी 4b³ बाई 2l, यानी कितना 2b³, 4 था इधर की तरफ तो 2b³/l, ये वाली वैल्यू बनी। ऐसे ही इधर की तरफ से देखें अगर अपन यहाँ वाली वैल्यू, तो के क्यू स्क्वायर बाई एम जी की वैल्यू निकालें यहाँ पर, तो एम जी इधर चला गया और इधर चला गया, तो क्या बना a³ अपॉन 2l। तो अपने क्या किया, के क्यू स्क्वायर बाई एम जी की वैल्यू इधर से भी निकाल दी और के क्यू स्क्वायर बाई एम जी की वैल्यू इधर से भी निकाल दी, के क्यू स्क्वायर बाई एम जी। अब ये दोनों वैल्यू जो है उसको सेम कर सकते हैं अपन, तो दोनों के क्यू स्क्वायर बाई एम जी को सेम किया तो कितना बना यहाँ से, इधर की तरफ से ये बना a³/2l, ये है के क्यू स्क्वायर बाई एम जी की वैल्यू। और इधर से कितना है 2b³ बाय l, तो l तो कैंसिल ही हो गया, तो यहां से कितना बन गया b³ बराबर a³ अपॉन 4। तो हमें अगर b की वैल्यू निकालनी है तो b बराबर कितना हो गया a/4 तो हमें क्वेश्चन में b की वैल्यू गिवन थी a की, तो a की वैल्यू डालने से हमें b की वैल्यू पता लग जाएगी। तो यहाँ पर अपन ने a की जगह डाल देंगे 100⁻⁻⁻³ और यहाँ पर 4⁻⁻⁻3, तो उससे हमें b का वैल्यू पता लग जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग है, इनकी भी लेंथ l दे रखी है और ये दोनों जिस पॉइंट से कनेक्टेड है उनके बीच की सेपरेशन जो है वो भी l दे रखी है। और जो चार्ज दिया हुआ है इसमें वो क्या है q और -3q। तो इस पर जो चार्ज है वो है q और इस वाले पर जो चार्ज है वो -3q, और ये इक्विलिब्रियम में है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ वो क्या mg, इधर भी mg और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe और Fe। तो इधर की तरफ से फोर्स Fe और इधर की तरफ से फोर्स जो है वो भी Fe, ये फोर्स इस पे लग रहे हैं। तो ये भी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पर है, तो टेन थीटा की वैल्यू निकलना चाहें जैसे अपने यहाँ पे, तो भी टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू, ये क्या बना यहाँ से ये टेन थीटा, ये Fe और ये mg, तो टेन थीटा बराबर हो गया Fe/mg। और इसके लिए भी वही टेन थीटा Fe/mg, दोनों के लिए Fe सेम mg सेम, तो इसलिए जो दोनों के लिए थीटा की वैल्यू है वो सेम है। अब हमने क्या किया है, आगे आगे इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में सबमर्ज कर दिया है ऐसे। अब पूरे लिक्विड इस सिस्टम को लिक्विड में जब सबमर्ज किया तो फिर नए फोर्सेस क्या आ जाएंगे, नए फोर्स में नीचे जो mg लग रहा है उसके अलावा एक बुओयेंसी फोर्स ऊपर और लगने लग जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी 1/4πε0 के साथ एप्सिलॉन आर वाली टर्म और आ जाएगी, तो इस Fe की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो अब इसी डायग्राम में अगला वाला केस बनाना चाहें तो ये एफ बी ऊपर लगा तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना हो गया mg माइनस एफ बी। ये तब के लिए जब हमने इस पूरे अरेंजमेंट को किसी लिक्विड में सबमर्ज कर दिया है तब के लिए। तो ये mg माइनस एफ बी हो गया वाला फोर्स, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपन ने एफ ई डैश का नाम दे दिया। अब इससे क्या है कि इसका जो एंगल है वो बदल सकता था, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि when the entire setup is transferred inside a liquid of specific gravity point 8, it is observed that inclination of each string is remain unchanged, यानी जो एंगल है वो सेम रहा। यानी फिर से हम टेन थीटा की जो वैल्यू है उसको सेम बोल सकते हैं, तो टेन थीटा बराबर इस बार एफ की जगह वो हो गया एफ ई डैश और एम जी वाला फोर्स कितना हो गया एम जी माइनस एफ बी। तो यहाँ से एफ ई डैश कितना बन गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर में एक एप्सिलॉन आर वाली टर्म और एक्स्ट्रा आ जाएगी, जैसे एफ ई वाले केस में 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो इसमें एप्सिलॉन आर वाली टर्म और आ जाएगी, जैसे अपन क्या लिख दें एफ ई डैश को एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर, और ये क्या है एम जी माइनस एफ बी। अब देखो ये भी टेन थीटा है और ये भी टेन थीटा है, तो दोनों टेन थीटा को सेम कर दें, दोनों टेन थीटा को इक्वल करें तो इन दोनों को इक्वल कर दिया, तो क्या बन गया बाई 1 and 2, ये हो गया एफ ई अपॉन एम जी, और यहाँ से ये है एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर और एम जी माइनस एफ बी। अब इसमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू में निकालनी है, एफ ई तो कैंसिल हो गया और एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ से अपने पास एप्सिलॉन आर इक्वल टू इधर गया तो हो गया एम जी अपॉन एम जी माइनस एफ बी, और यहाँ से एम यानी
डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, और ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, और यहाँ से डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज कंप्लीटली सबमर्ज, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी जो है वो कम है और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, और इंटू जी। तो क्या बन गया ये बन गया रो ओ अपॉन रो ओ माइनस रो एल। अब इसमें हमें वैल्यूज दे रखी है, तो एप्सिलॉन आर का जो आंसर आया वो इसमें डाल देंगे अपन, रो ओ अपॉन रो ओ माइनस रो एल में। तो इससे अपने को एप्सिलॉन आर की वैल्यू पता लग जाएगी। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान दे सकते हैं आप कि क्वेश्चन में हमने सिर्फ एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर इसलिए लिखा क्योंकि फोर्स का जो एक्सप्रेशन था उसमें सेपरेशन या चार्ज की वैल्यू नहीं बदली। पर मान लो कि ऐसा होता कि सेपरेशन बदल जाता, कब? जब एंगल बदल जाता। तो यहाँ टेन थीटा वन और यहाँ टेन थीटा टू आता, तो इस एफ ई में जैसे यहाँ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर में आर वन स्क्वायर आता, तो यहाँ आर टू स्क्वायर आता, तो फिर इस टर्म में आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर वाली टर्म और आती। तो ये जो आंसर आया है इसको आप ऐसे नहीं याद रख सकते कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए आंसर है। ये आंसर तभी के लिए आया है जब इनके बीच की जो सेपरेशन यानी ये जो एंगल है थीटा वो चेंज ना हो, तब के लिए आंसर है। अदरवाइज उसमें आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर वाली टर्म भी आ रही होगी। ये है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, टू स्मॉल बॉल ऑफ मास 3m एंड 2m हैविंग चार्ज q आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, और हमें क्या पता लगाना, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू पता लगानी है, और हमने क्या किया है, कीप द होल असेंबली इज लोकेटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी वैल्यू क्या है, एम जी बाय टू क्यू, और हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है इस वाले क्वेश्चन में। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करें, सबसे पहले फोर्स देखो, इस पर नीचे की तरफ क्या लग रहा है, 2mg, और इस पर क्या लग रहा है नीचे की तरफ 3mg, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो नीचे की तरफ इस पर क्या फोर्स लग जाएगा, QE, और इधर की तरफ भी क्या फोर्स लग जाएगा नीचे की तरफ, QE, और QE की वैल्यू क्या बनेगी, QE की वैल्यू जो बन जाएगी वो हो गई कितनी, mg/2। ये QE का वैल्यू बन गया। अब यहाँ टेंशन T हो गई और ये वाली टेंशन T हो गई। अब हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन लिख दे इस पर फोर्स की। तो माना इसका एक्सेलरेशन इन दोनों में से, इसका एक्सेलरेशन A नीचे की तरफ है, तो फिर इसका एक्सेलरेशन A ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके फोर्स की इक्वेशन लिखें तो देखो इसमें क्या बनेगा, नीचे की तरफ फोर्स क्या लगा इसमें 3mg, और ऊपर की तरफ टेंशन T, और ये QE भी नीचे की तरफ। अच्छा, QE की वैल्यू भी लिखना चाहो साथ में तो क्या लिख देंगे, QE की वैल्यू ये हो गया mg/2, तो 3mg प्लस mg/2, और टेंशन T ऊपर की तरफ, तो माइनस T बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 3m, और इंटू एक्सेलरेशन A। एक इक्वेशन हो गई। और इस वाले के लिए एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, इस वाले के लिए इक्वेशन जो बनेगी वो T, और नीचे की तरफ 2mg, और नीचे की तरफ QE, QE का वैल्यू कितना है mg/2, और इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 2m इंटू ए। अब एक ही वैल्यू हमें निकालनी है, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, टी से टी कट जाएगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू पता लग जाएगी। ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 में क्या दिया हुआ है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, टू लाइक चार्ज इन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये दूसरा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो क्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर अभी शुरू में। और अब हमें क्या पता लगाना है, चार्ज डेंसिटी दोनों पर सेम है, लेमडा और लेमडा, और हमें पूछा है द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। वर्क डन पर यूनिट लेंथ हमको निकालना है, और किसके अगेंस्ट, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालना है। और इनके बीच की सेपरेशन को अपने को 2 सेंटीमीटर से कितना कर देना है 1 सेंटीमीटर। इसके लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो अभी इनके बीच की सेपरेशन 2 सेंटीमीटर, और हम इसको पास में लेकर के आ रहे हैं। तो पास में लाते लाते किसी इंस्टेंट पर मान लो कि इनके बीच की डिस्टेंस कुछ x रह गई है, और इनके बीच की डिस्टेंस x रह गई है, और शुरू में 2 सेंटीमीटर थी, अब पास लेकर के आ रहे हैं 1 सेंटीमीटर तक लेकर के आना है, और अभी सेपरेशन x है, और फर्दर हम इसको dx और लेकर के जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो चाहो तो दोनों को मूव कराओ, एक को वहीं रख करके दूसरे को मूव करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तो मान लो हम इसको मूव करा रहे हैं, अभी सेपरेशन x है और फर्दर dx और लेकर के जा रहे हैं। तो पहले देखो कि जब ये x सेपरेशन पर है तब इसके हर एलिमेंट पर लगने वाला जो फोर्स है इसके कारण वो सेम है कि अलग अलग है। इस दौरान मूव नहीं करा रहे हैं, अभी जब हमने इसको x पर ही रखा हुआ है, जैसे मान लो कि
1.6 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। उस इंस्टेंट पर इस पर जो इस एलिमेंट पर फोर्स जो लग रहा है, इस एलिमेंट पर जो फोर्स लग रहा है, इस एलिमेंट पर जो फोर्स लग रहा है, वो सेम है या अलग अलग है। तो जैसे चार्ज का वैल्यू है अगर डी क्यू, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ वो डी क्यू इंटू ई, और ई का वैल्यू कितना, ई का वैल्यू 2k लेमडा अपॉन एक्स। अब इस वाले पर देखो तो डी क्यू इंटू ई, और ई की वैल्यू कितनी, वही 2k लेमडा अपॉन एक्स। तो हर एक पोर्शन पर इस वक्त जब ये एक्स डिस्टेंस पर है तब जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स एक जैसा है। अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग होगा, पर फॉर गिवन एक्स यानी फॉर गिवन एक्स यानी 1.6 सेंटीमीटर, तो उसके लिए फोर्स एक जैसा है। अब ये जो फोर्स बना है इस पर इस छोटे से एलिमेंट पर फोर्स जो बना है डीएफ, सभी डीएफ डीएफ का एडिशन करें अगर अपन तो टोटल मिलाकर के फोर्स पता लग जाएगा। तो टोटल फोर्स लिखना चाहें अगर अपन इस पर तो फोर्स कितना हो जाएगा, सभी डीएफ डीएफ का एडिशन कर दें, सभी डीएफ डीएफ का एडिशन कर दे तो हो गया इंटीग्रल डी क्यू इंटू ई। तो इस इंस्टेंट पर ई सब पर जो वैल्यू है वो सेम, तो ई बाहर आ जाएगा और ये बन गया क्या, इंटीग्रल डी क्यू। तो एफ की वैल्यू किसके बराबर हो गई, ई बाहर और इंटीग्रल डी क्यू, और इंटीग्रल डी क्यू यानी सारा चार्ज मिलाकर के क्यू। अब वैसे तो क्या है कि इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर है यानी वेरी लार्ज लेंथ का, लेकिन मान लो इसकी लेंथ एल है, जैसे 200 करोड़ किलोमीटर भी हो तो भी लेंथ जो कुछ तो मान ही सकते हैं, तो लेंथ की वैल्यू हमने एल मान ली इसकी। तो ई की वैल्यू लिखना चाहें अगर अपन तो ई कितना बनेगा, ई इस वाली पोजीशन के लिए, एक्स वाली पोजीशन के लिए वो है 2k लेमडा अपॉन एक्स। और चार्ज क्यू की वैल्यू लिखना चाहें तो चार्ज क्यू कितना बनेगा, लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू एल। ये फोर्स की वैल्यू बनी इस इंस्टेंट के लिए, इस पोजीशन के लिए। अब फर्दर हम इसको इधर की तरफ dx लेकर के जा रहे हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन इक्वल टू dw, dw यानी क्या, f डॉट dx। f डॉट dx की वैल्यू लिखें तो f का मैग्नीट्यूड, a डॉट b बराबर क्या, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो जो फोर्स लग रहा है इस पर 2k लेमडा अपॉन x और इनटू लेमडा इनटू l, ये तो हो गया फोर्स। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड यानी डीएक्स। अब देखो एक्स जो है वो तो डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे इधर की तरफ जा रहा है तो एक्स डिक्रीज हो रहा है, और जब भी एक्स डिक्रीज होगा यानी डीएक्स अगला एक्स माइनस पिछला एक्स वो एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी, तो उसके आगे हम माइनस लगा करके उसको पॉजिटिव बना देंगे। तो ये डीएक्स के आगे जब हमने यहाँ माइनस लगाया तो उससे इसे हमने पॉजिटिव क्वांटिटी बनाया है। यह है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। dx के आगे माइनस क्यों आया, ताकि हम इसे पॉजिटिव क्वांटिटी बना रहे हैं। dx खुद नेगेटिव है, अगला x माइनस पिछला x वो खुद एक नेगेटिव क्वांटिटी, तो माइनस लगा करके हमने इसको पॉजिटिव बना दिया। तो ये है a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। अब जो फोर्स लग रहा है इस पर F वो इधर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट जो dx है वो उधर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 180, तो ये हो गया cos 180। और लिमिट लगाए अगर अपन इसमें तो कहां से कहां पे जा रहे हैं अपन, सेपरेशन 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर पर। तो cos 180 का माइनस और ये माइनस दोनों मिला करके जो माइनस है वो क्या हो गया प्लस, और ये वाला माइनस प्लस हो गया, और अब यहाँ वैल्यू बची रह गई है एफ की वैल्यू। तो इसमें हमें किसका वर्क डन निकालना चाहिए, ये जो फोर्स है ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और अगर एक्सटर्नल का वर्क डन निकालना चाहो तो एफ एक्सटर्नल इधर की तरफ लग रहा होगा तब उसके बीच का एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन बोला हुआ है वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालते हैं तो यहाँ एफ एक्सटर्नल आ जाएगा, और फिर एफ एक्सटर्नल लेते हैं तो फिर ये वाला जो एंगल है वो 0 डिग्री बनेगा। ये 180 कब है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ cos 0 हो गया, अब ये माइनस बचा रहा, तो ये माइनस और ये लिमिट में जो माइनस आएगा वो उसको प्लस बना देगा। वैसे भी हम डायरेक्टली बता सकते थे कि एक्सटर्नल का वर्क डन तो पॉजिटिव ही आने वाला है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया यहाँ से, इसमें से 2k लेमडा और लेमडा मिलकर ये लेमडा स्क्वायर एल, ये तो बाहर की तरफ आ गया 2k लेमडा स्क्वायर एल, और dx अपॉन x का इंटीग्रेशन हो गया ln x, और फिर ये जो 1 और 2 का लिमिट उल्टा करें तो ये माइनस उसको प्लस बना देगा, और इनटू ln 2। ये तो बना वर्क डन बाय एक्सटर्नल, लेकिन हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर यूनिट लेंथ। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए ये l को नीचे भेज दे, तो कितना बन गया यहाँ से, ये हो गया 2k लेमडा स्क्वायर और इनटू ln 2। ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर यूनिट लेंथ। तो सेपरेशन पहले 2 थी, हर इंस्टेंट पर सेपरेशन बदल रहे हैं, लेकिन किसी इंस्टेंट पर जब कुछ पर्टिकुलर सेपरेशन है उस इंस्टेंट पर लगने वाला फोर्स या ई की वैल्यू सेम है, इसलिए वो ई इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, और इस तरह से इंटीग्रेट करके हमने आंसर निकाल दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद 5 में द इलेक्ट्रिक फील्ड
at a point A on the perpendicular bisector of uniformly charged wire of length L। तो एक वायर है, उसका लेंथ दिया हुआ है हमको 3 मीटर और इस पर जो चार्ज है Q वह है 5 नैनो कूलम। तो वायर के केस में अगर हमें लेमडा निकालना हो चार्ज पर यूनिट लेंथ तो उसकी वैल्यू हम बता सकते हैं 5 नैनो कूलम यानी 5 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 3 मीटर। अब हमें क्वेश्चन में क्या पता लगाना है, द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर इज 2 मीटर। तो एक पॉइंट ए जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है वो 2 मीटर की डिस्टेंस पर है और ये वायर ए जो है वो कहां पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, यानी दोनों तरफ से इक्वल इक्वल सेपरेशन पर है। और अब हमें यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगाना है तो दोनों लाइन को ज्वाइन कर दे अपन, और ये वाला एंगल अगर θ1 है और ये θ2 है तो दोनों एंगल की वैल्यू जो है वो सेम हो गई। तो ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर की बात करें अगर अपन, ये है ई परपेंडिकुलर और ये है ई पैरेलल, तो θ1 और θ2 दोनों सेम है और दोनों सेम है, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ई पैरेलल की वैल्यू जो k लेमडा बाय आर cos θ2 माइनस cos θ1 है वो तो जीरो हो गया और हमें निकालना रह गया ई परपेंडिकुलर। तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, k लेमडा बाय आर और sin θ1 प्लस sin θ2। तो sin θ1 प्लस sin θ2 में अब हमें जो वैल्यूज डालनी है यहाँ पे उसमें θ1 θ2 दोनों सेम है, तो इसमें क्या क्या वैल्यू डालेंगे, लेमडा की जगह तो ये आ जाएगा और 5 नैनो कूलम अपॉन 3 और आर की जगह क्या आ जाएगा 2 मीटर और sin θ1 sin θ2 में sin थीटा की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, sin थीटा में ये पूरा 3 था तो इतना सेपरेशन जो है वो कितना हो गया 3/2 और ये वाला सेपरेशन आप निकाल ही सकते हैं, ये 3/2 पता है तो इससे अपने को sin थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ए वाली पोजीशन पे पता लग गया। ये है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि ये एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का और ये फाइनाइट लेंथ का है, λ2 इसकी चार्ज डेंसिटी, λ1 इसकी चार्ज डेंसिटी है, यहाँ से यहाँ की सेपरेशन r0 है और हमें क्वेश्चन पता लगाना है कि फोर्स इन दोनों के बीच में कितना लगेगा इफ L इक्वल टू r0। तो r0 को भी L के बराबर ही ले रहे हैं अगर अपन तो फिर फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे, r0 के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। तो इसी कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जगह फोर्स निकाल करके एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन ने x डिस्टेंस पर जाकर के dx विड्थ का एलिमेंट ले लिया और ये जो dx विड्थ का एलिमेंट लिया है अगर इस पर चार्ज dq के बराबर है तो इस पर जो फोर्स लग रहा है इस एलिमेंट पर वो इधर की तरफ लगेगा dq इंटू ई, और अलग अलग जगह ई की वैल्यू अलग अलग है। इस कारण से टोटल फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रल ऑफ df और ये हो गया क्या, इंटीग्रल ऑफ dq इंटू ई, और dq की वैल्यू क्या बनेगी, dq की वैल्यू हो गई λ2 इंटू डी और ई की वैल्यू क्या बन रही है, ई बराबर है 2k λ1 अपॉन आर, आर का वैल्यू क्या हो गया x। तो इसमें से फोर्स की वैल्यू निकालने के दौरान कांस्टेंट वैल्यूज बाहर ले लें तो हो गया 2k λ1 λ2 और यहाँ क्या बना dx अपॉन x, और x की लिमिट लगा दें तो पहला एलिमेंट कहाँ पे शुरू होगा r0 से और आखिरी एलिमेंट कहाँ खत्म होगा r0 प्लस एल, तो हो गया r0 से r0 प्लस एल। तो फोर्स की जो वैल्यू बनी वो हो गई 2k λ1 λ2 और ln r0 प्लस एल अपॉन r0, ये फोर्स का वैल्यू हो गया। r0 की वैल्यू चाहो तो l डाल दो तो ये 2l अपॉन एल से ln2 बन जाएगा फोर्स की वैल्यू। ये है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7 में अपना अगला क्या दिया हुआ है कि एक केविटी बना रखी है अपन ने और केविटी की रेडियस r है और ये एंगल 45 डिग्री है और इसके सेंटर से C1 से C2 के बीच की डिस्टेंस, O का नाम मान लो मैं C1 बोलता हूँ, C का नाम मान लो मैं C2 बोलता हूँ, तो और C यानी C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस A दे रखी है और यहाँ से हमने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है उसको रिलीज किया है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये कितनी देर बाद यहाँ जाकर के टकरा जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कितनी देर बाद जाकर के यहाँ पे टकराएगा, ये हमें निकालना है। तो पहले तो इसका पाथ कैसा हुआ, किस तरह से चल रहा होगा ये, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, तो अपन ने देखा था थ्योरी में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड केविटी कोई जनरल पोजीशन ए की बात करें तो आंसर आया था रो C1 C2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, और इस आंसर की विशेषता ये आई थी कि वो एक ही पोजीशन ये वाली है कि ये वाली उसका फर्क नहीं पड़ रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस पर ही डिपेंड कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग यानी C1 C2 के अलोंग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ,
अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लग रहा होगा, तो इस पर जो फोर्स लगा वो है ई इधर की तरफ, या इसका एसेलरेशन की बात करें अगर अपन, तो एसेलरेशन जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, एसेलरेशन बन जाएगा ई अपॉन एम। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इस कारण से क्या है कि जो एक्सेलरेशन बनेगा इसका वो भी कांस्टेंट हो गया। वो कांस्टेंट हो गया तो कितनी देर बाद इसके टकराएगा वो निकालने के लिए अपन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें ई बाई एम और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल दें यहाँ पे रो C1 C2, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अपन, तो C1 C2 के बीच की सेपरेशन है ए और अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का वैल्यू, रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ डालें वैल्यू, ये है रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट, ये एक्सेलरेशन आ गया अपने पास। अब ये इलेक्ट्रॉन चूंकि बिल्कुल सीधा चल रहा है, क्वेश्चन के एंड में ऐसा भी लिखा हुआ है नेग्लेक्ट ग्रेविटी, इसका मतलब mg तो लेना नहीं है अपने को, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेना है। तो जब ये यहाँ से यहाँ सीधा गया तो ये कितना दूर चल करके गया, ये सेपरेशन अपने को आर दिया हुआ है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला अपन ने तो ये वाला कितना हो गया r बाय रूट टू, और ऐसे ही यहाँ से परपेंडिकुलर डाला अपन ने तो ये भी कितना हो गया r बाय रूट टू, ये भी r बाय रूट टू, ये भी r बाय रूट टू, यानी टोटल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना हो गया रूट टू r। तो जो डिस्प्लेसमेंट होना है यहाँ से यहाँ तक वो कितना होना है रूट टू r, यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन यार, तो ये बना रूट टू r। अब इस बराबर क्या लिख सकते हैं अपन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जो इनिशियल वेलोसिटी इसकी वो क्या है 0, रेस्ट से रिलीज किया है अपन ने इसको, और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से निकाल दी अपन ने, तो ये हो गया रूट टू आर इक्वल टू हाफ, और एक्सेलरेशन कितना रो ई, ये डिस्टेंस ए दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस, रो ई ए अपॉन 3m एप्सिलॉन नॉट और इनटू टी स्क्वायर। तो इससे जो टी आएगा वो अपना टाइम का वैल्यू हो गया, तो हमें पता लगाना था कितनी देर बाद जाकर इसके टकराएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर का पढ़ा अपन ने, तो पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर का जो फॉर्मूला कल अपन ने देखा पिछली क्लास में वो क्या था कि अंदर के किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा r लेस देन इक्वल टू r वो के क्यू बाय आर के बराबर होगा, और इसे हम बोलते किस तरह से हैं कि होलो स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर वही पोटेंशियल होगा जो उसकी सरफेस पर होगा, यानी अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करें तो वो सरफेस के बराबर होगा, और बाहर वाले पॉइंट की बात करें तो बाहर वाले पॉइंट पर क्या पोटेंशियल आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो बाहर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल अगर हमें लिखना है तो उसके लिए हमने क्या बोल सकते हैं किसी उठा करके सेंटर पे लिख सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अगर होलो स्फीयर के लिए तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू सेंटर पे रखे पॉइंट चार्ज की तरह, यह है होलो स्फीयर का पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एग्जाम्पल जो पिछला देखा था अपन ने उसी के बाद इसमें कंटिन्यू करें, तो होलो स्फीयर के एग्जाम्पल में नेक्स्ट एग्जाम्पल ये जैसे कि मान लो दो होलो स्फीयर हमको दिए हुए हैं और ये सेंटर है C और इस पर चार्ज Q1 है, इसकी रेडियस R1 है, इसका चार्ज Q2 है और इसकी रेडियस R2 है। और अब क्या है कि जैसे यहाँ पॉइंट B सिलेक्ट किया अपन ने और यहाँ पॉइंट A सिलेक्ट किया है, और हमें क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि B का पोटेंशियल मान लो कि 10 वोल्ट है और A का पोटेंशियल मान लो 20 वोल्ट है, तो हमें C का पोटेंशियल पता लगाना है कि इसके सेंटर C का पोटेंशियल क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में यूनिफॉर्मली चार्ज कॉन्सेंट्रिक दो होलो स्फीयर हैं और स्फीयर के सरफेस पर दो पॉइंट सेलेक्ट कर रखे हैं अपन ने और वहां का पोटेंशियल हमें गिवन है, और हमें क्या पता लगाना है कि सेंटर का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा। तो सेंटर का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे अपन, उसके लिए कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अगर अपन ऐसे देखें कि यहाँ बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है किस किस के कारण, इस 1 के कारण भी और 2 के कारण भी, दोनों ही कारणों से इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ अंदर वाली पोजीशन की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कारण है, यहाँ केवल 1 के कारण है, लेकिन इधर अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, वो है 0। तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट से उस पोजीशन तक अगर हम किसी चार्ज को लेकर के आए तो कितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा। तो बी तक आने के दौरान 1 और 2 दोनों के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा,
ए तक जाने के दौरान केवल 1 के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर अपन ए पर आ गए और उसके बाद आगे जा रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो जो पोटेंशियल ए पर होगा वही अंदर के हर पॉइंट पर होगा। तो हमें सी का पोटेंशियल पता लगाना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सी का पोटेंशियल वही होगा जो ए का होगा, यानी 20 वोल्ट। तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, बाय डेफिनेशन हमने डायरेक्टली बोल दिया कि ए का जो पोटेंशियल है वही अंदर के हर पॉइंट का होगा, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यह है पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर के कुछ एग्जाम्पल। और अब इसके बाद आते हैं अपन पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के कारण पोटेंशियल, सॉलिड स्फीयर के कारण अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए डेरिवेशन देखें अपन, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। नेक्स्ट हेडिंग अपनी जो है वो है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। होलो स्फीयर के लिए हमने देखा इसके पहले, अब सॉलिड स्फीयर की बात करें। सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल देखने के पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हल्का सा बता देता हूं आपको कि जो सॉलिड स्फीयर है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना चाहें अगर अपन, तो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया था कि जैसे सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रख दें ऐसे, यानी यहां से सेंटर से आर डिस्टेंस पर आर ग्रेटर देन आर वाली पोजीशन पर वैल्यू जो आई थी वो थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो आंसर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए ही है। और हमें अंदर वाला आंसर और ध्यान रखना है इसमें, तो ई आर लेस देन आर के लिए क्या आंसर आया था, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। क्यू के टर्म में के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और रो के टर्म में रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। और रो के टर्म में रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 और क्यू के टर्म में के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। बाहर वाले पॉइंट के लिए हमने क्यू के टर्म में लिखा हुआ है, रो के टर्म में जब जरूरत पड़ेगी तो क्यू को हम लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई कैपिटल आर क्यूब। उससे हमें बाहर वाले पॉइंट पर भी रो के टर्म में जब भी चाहिए तब वैल्यू पता लग जाएगी। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम पता लगाना आते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। और सबसे पहले मान लो अपन बाहर वाले पॉइंट के लिए पता लगाना आते हैं पोटेंशियल उन सब पॉइंट के लिए जो सॉलिड स्फीयर के बाहर वाली पोजीशन पर है। तो यह है सॉलिड स्फीयर और इसके कारण हमें बाहर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो पोटेंशियल का आंसर निकालने के लिए अपने पास दो रास्ते हैं। क्या रास्ता है, एक तो है इंटीग्रल डीवी, यानी हम एलिमेंट लेकर के इंटीग्रेशन करके आंसर निकालें, और दूसरा रास्ता है अपने पास माइनस ई डॉट डी आर, यानी इनफाइनाइट से उस पोजीशन तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया गया वो वाली वैल्यू निकाल लें। तो इन दोनों में से जो भी रास्ता आसान पड़ेगा उसका यूज करेंगे। हालांकि सॉलिड स्फीयर में अपन एक दोनों से निकाल करके देख लेंगे, दोनों की ही जरूरत रहेगी अपने को। तो सबसे पहले अपन इंटीग्रल डीवी वाले रास्ते से देखते हैं, इस वाले मेथड से, फर्स्ट वाले मेथड से। तो हमें क्या पता लगाना है, सॉलिड स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू। उसके लिए हम क्या करें, एलिमेंट लें। तो क्या लेते हैं अपन सॉलिड स्फीयर के लिए एलिमेंट, लार्जेस्ट पॉसिबल एलिमेंट जो है और जो मोस्ट सिमेट्रिकल भी है वो है होलो स्फीयर। तो होलो स्फीयर एलिमेंट ले लेते हैं। तो हमें सेंटर से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है। तो उसके लिए हमने एलिमेंट क्या लिया, यहाँ सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर जाकर के डीएक्स विड्थ का एक होलो स्फीयर ले लिया। यह है होलो स्फीयर, और ये जो डीएक्स विड्थ का होलो स्फीयर लिया है अपन ने, इस पर चार्ज जो है वो है डी क्यू चार्ज है अगर इस पे। तो v कैसे लिखेंगे अपन एलिमेंट के लिए, इंटीग्रल डीवी की मदद से। अब डीवी यानी एलिमेंट के कारण पोटेंशियल। क्या है अपने पास एलिमेंट जो है वो है होलो स्फीयर। तो क्या बनेगा होलो स्फीयर कारण पोटेंशियल। इस होलो स्फीयर के लिए बताओ ये पी पॉइंट कहां पर है, वो बाहर। तो इसे उठा के कहां रख सकते हैं, सेंटर पे। इस दौरान यूनिफॉर्मली चार्ज होना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम होलो स्फीयर का जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उसके लिए होलो स्फीयर को यूनिफॉर्मली चार्ज होना जरूरी है। तो इसलिए सॉलिड स्फीयर को भी यूनिफॉर्मली चार्ज होना जरूरी है। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, के डी क्यू बाई आर। इस एलिमेंट के कारण यहाँ पी पॉइंट पर पोटेंशियल के लिए इसे उठा करके सेंटर पे रख दिया। इस दौरान एक्स पिक्चर में नहीं आया है अभी। और अगर अपन यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट की बात करें तो अलग अलग एलिमेंट के लिए एक्स अलग अलग है, लेकिन सभी के लिए आर एक जैसा है। सभी को उठ के सेंटर पे आना है, तो सभी को उठ के सेंटर पे आना है। तो ये आर क्या इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, हाँ, क्योंकि हर एक उठकर जब सेंटर पे आएगा तो सेंटर से इस पी की डिस्टेंस आर के बराबर। तो ये आर बाहर आ गया यहाँ से, और क्या बचा रह गया, इंटीग्रल डी क्यू। अब इंटीग्रल डी क्यू में सारे डी क्यू मिलकर किसके बराबर हो गए,
क्यू के बराबर। तो v बराबर क्या हो गया, के क्यू बाई आर। तो ये अपन ने इस मेथड से आंसर निकाल लिया r ग्रेटर देन इक्वल टू r के लिए एलिमेंट लेकर के के क्यू अपॉन आर। अच्छा, इसी में ये कब के लिए था, यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए। अब एक बहुत ही जो पॉपुलर क्वेश्चन है रो बराबर रो नोट एक्स, उसकी बात करें, यानी मान लो कि यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है और एक एग्जांपल है कि रो इक्वल टू रो नोट एक्स, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर रो बराबर रो नोट एक्स है और हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर वाली पोजीशन के लिए, तो फिर कैसे निकालेंगे, तो अलग अलग एक्स के लिए रो की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन सेम एक्स के लिए तो रो की वैल्यू एक जैसी है। तो वापिस से क्या करें, यही एलिमेंट ले। ये अब अपन एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह से है तो बाहर किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल क्या होगा। तो क्या कर रहेगी पहली स्टेप, एक एलिमेंट ले लिया होलो स्फीयर, इस होलो स्फीयर के लिए पी पॉइंट कहाँ है, बाहर, उठ के कहाँ जाएगा, सेंटर पे। तो यानी ये लाइन तो सेम आ जाएगी के डी क्यू बाई आर। और ये जो होलो स्फीयर जब वो सेंटर पे आ गया तो आर सेम है, तो आर बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा रह गया, इंटीग्रल डी क्यू, और सारा डी क्यू मिलकर किसके बराबर हो गया, क्यू के। यानी कुल मिलाकर बस अब हमें क्यू और निकालना रह गया। अब की बार क्यू नहीं गिवन है, इस बार रो गिवन है, तो टोटल क्यू की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, क्यू इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू, और इंटीग्रल डी क्यू में वैल्यू डालें अगर अपन तो क्या बन जाएगा, ये है रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। रो को क्या लिख सकते हैं अपन, रो नोट एक्स और इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और एक्स की लिमिट कहां से कहां तक डल जाएगी, 0 से लेकर आर तक। तो इसमें क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, रो नोट और इंटू 4 पाई और इंटू एक्स क्यूब डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, R4/4। ये क्यू बन गया, ये क्यू उठाकर यहाँ डाल देंगे तो इसे अपने को पोटेंशियल की वैल्यू पता लग जाएगी। तो ये अपन ने v बराबर इंटीग्रल dv से आंसर निकाला पोटेंशियल का। अब नेक्स्ट अपन E डॉट डी आर से निकाल करके देखते हैं इसी क्वेश्चन में E डॉट डी आर वाले मेथड से। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर में दूसरे मेथड से अपन यूज करना आता है कि बार पोटेंशियल निकालना। अभी अपन ने इंटीग्रल dv से निकाला और अब अपन E डॉट डी आर से निकालना आते हैं, v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर से। तो वो कैसे करेंगे अपन, E डॉट डी आर से, तो ये E कहाँ का होता है, ये E जनरल पॉइंट का होता है, तो इनफाइनाइट से लेकर P तक, और ये E जनरल पॉइंट वाली पोजीशन के लिए तो जनरल पॉइंट पर यानी इनफाइनाइट से चलते हुए चले आ रहे हैं अपन, और चलते चलते अभी किसी x डिस्टेंस तक आ गए हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर की तरफ और ये डिस्प्लेसमेंट dx इधर की तरफ। तो इसमें वैल्यू डालें अगर अपन, v बराबर माइनस ई डॉट डी आर, तो माइनस ई, यानी क्या, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स डिक्रीजिंग है इसलिए माइनस डी एक्स और इंटू कोस 180। तो कोस 180 ई और डी एक्स के बीच का एंगल, और एक्स की लिमिट लगा दे इनफाइनाइट से लेकर आर तक। तो जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर बनी, v बराबर ये जो आंसर आया है इसको अब इंटीग्रेट करके देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पॉइंट चार्ज के लिए एक्सप्रेशन था सेम वैसा एक्सप्रेशन बन गया। तो सीधा हम आंसर लिख सकते हैं v बराबर के क्यू बाई आर। तो ये भी एक मेथड है ई डॉट डी आर इंटीग्रल डीवी की तरह। लेकिन अगर रो बराबर रो नोट एक्स वाले क्वेश्चन की बात करें अगर अपन, तो उस क्वेश्चन में क्या है कि अगर अपन इस वाले मेथड से करेंगे तो ई का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, इसलिए जो वो रो बराबर रो नोट एक्स वाला क्वेश्चन है उसके लिए तो इंटीग्रल डीवी वाला मेथड ही ज्यादा अच्छा है इस ई डॉट डी आर के मुकाबले। तो ये पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर का दूसरा मेथड हुआ बाहर वाले पॉइंट के लिए ई डॉट डी आर से। अब हम अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर में अब अपन इनसाइड वाली पोजीशन के लिए आंसर निकालना आते हैं, और इनसाइड वाली पोजीशन के लिए आंसर निकालने के लिए जैसे यह है स्फीयर और हमें इसी कारण पोटेंशियल निकालना है v r लेस देन इक्वल टू आर वाली पोजीशन के लिए, यानी सेंटर से अंदर यहाँ किसी पॉइंट p के लिए। तो अगेन अपने पास ये आंसर निकालने के लिए दो तरीके हैं। तो पहले अपन ई डॉट डी एक्स वाला मेथड यूज करना चाहें, माइनस ई डॉट डी आर या ई डॉट डी एक्स वाला। तो इसमें क्या है कि जो ई की वैल्यू है बाहर वाले पॉइंट पर और ई की जो वैल्यू है अंदर वाले पॉइंट पर वो तो अलग अलग आएगी, अलग अलग आएगी। तो इसलिए हमें इस डेफिनेशन को दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। तो ये अपन कैसे लिखे पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू लिख सकते हैं अपन ई डॉट डी एक्स, और कहां से कहां तक के लिए, इनफाइनाइट से लेकर के सरफेस तक के लिए। अब सरफेस तक आने के बाद यहां से यहां पर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आर से लेकर स्मॉल आर तक और ई डॉट डी एक्स। तो
पी पोजीशन तक आ रहे हैं तो इनफाइनाइट से सरफेस तक ई की डेफिनेशन अलग, इसलिए हमने जैसे मोड एक्स का फंक्शन होता है -2 से 3 तक इंटीग्रेट करना हो तो दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, वैसे ही यहाँ अपन इसको दो टुकड़ों में तोड़ रहे हैं क्योंकि ई की डेफिनेशन यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग है। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं तो माइनस, अब बाहर वाली पोजीशन के लिए ई की वैल्यू जो लिखे हैं अपन वो कितना हो जाएगा, बाहर वाली पोजीशन के लिए सॉलिड स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव कर रहा होगा तो ई हो गया के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ए डॉट बी, बी का मैग्नीट्यूड, एक्स डिक्रीजिंग है इनफाइनाइट से जब चले आ रहे हैं यहाँ वाली पोजीशन के लिए, ई इधर और डी एक्स इधर की तरफ, इसलिए माइनस डी एक्स और cos 180, और यहाँ के लिए लिखे अंदर वाली पोजीशन के लिए, यहाँ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहे इन टर्म्स ऑफ एक्स तो क्या बनेगा, वो ये हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, ये हो गया ई इंटू डी एक्स, अगेन एक्स डिक्रीजिंग इसलिए माइनस डी एक्स और इंटू cos 180, और लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी, आर से लेकर स्मॉल आर तक, और ये वाली इनफाइनाइट से लेकर आर तक। तो ये जो वैल्यू है ये तो पॉइंट चार्ज वाला ही वैल्यू है, तो पहला वाला तो हमको इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ेगा, तो पहले वाले के लिए जो v की वैल्यू है वो लिख सकते हैं अपन सीधा, क्या बन जाएगा ये के क्यू अपॉन स्मॉल आर, और यहाँ के लिए के क्यू अपॉन आर क्यूब बाहर आ गया, के क्यू अपॉन आर क्यूब ये बाहर आ गया, और ये माइनस हो गया, और ये एक्स डी एक्स यानी एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स स्क्वायर बाई 2 में लिमिट डाल दे तो कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये सरफेस तक के लिए था तो ये बन गया के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और इसमें लिमिट डाल दे अपन तो क्या ये एलसीएम ले यहाँ से तो 2r क्यूब, और 2r क्यूब में इधर कितना हो जाएगा के क्यू कॉमन आने के बाद इधर से बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस, और ये 2 भी गया उधर की तरफ तो 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या बनी, v फॉर r लेस देन इक्वल टू r वाली पोजीशन के लिए क्या आंसर आ गया, ये हो गया के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल का ये आंसर, तो हमें याद रखना है। तो सॉलिड स्फीयर के बाहर अंदर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल का क्या आंसर याद रखेंगे आप, के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब अलग अलग पोजीशन पर पोटेंशियल निकालें जैसे इससे, तो जैसे r इक्वल टू आर पे निकालें अगर अपन, तो r इक्वल टू आर पर क्या वैल्यू बनेगी, r इक्वल टू आर डालें अगर अपन यहाँ पे तो हो गया 2r स्क्वायर और 2r क्यूब तो r रह गया तो बन गया के क्यू बाई आर। तो इसीलिए अपन ने यहाँ इक्वालिटी लगा दी क्योंकि ये जो आंसर आया है r इक्वल टू आर का वो r ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए भी यही और r लेस देन इक्वल टू आर के लिए भी यही, और r बराबर 0 पर आंसर निकालें, r बराबर 0 है नहीं सेंटर पे आंसर निकालें तो सेंटर पे आंसर कितना है, r 0 डाला तो यहाँ से कितना बन गया, ये हो गया 3/2 के क्यू बाई आर। तो ये आंसर था सरफेस का, ये आंसर है सरफेस का और ये आंसर आया है सेंटर का। तो आप देख सकते हैं कि सेंटर का जो आंसर है ये पोटेंशियल r इक्वल टू 0 यानी सेंटर, तो सेंटर का जो आंसर है वो 3/2 टाइम ऑफ v सरफेस आया है, सरफेस के मुकाबले 3/2 टाइम्स। तो अंदर का पोटेंशियल ज्यादा क्यों आ रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर की तरफ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर की तरफ, तो इनफाइनाइट से जब हम चलते हुए आ रहे हैं सरफेस तक तो भी हमें वर्क डन करना पड़ रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक बार सरफेस पर आ गए तो होलो स्फीयर में तो अंदर जाने पर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन सॉलिड स्फीयर में भी अंदर तक जाने के दौरान फिर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, तो और ज्यादा पोटेंशियल की वैल्यू आ रही होगी। तो इसलिए हमें ये पोटेंशियल का आंसर याद रखना है सेंटर के लिए 3/2 के क्यू बाई आर। तो जो पोटेंशियल का आंसर आया है फॉर्मूला एक बार फिर बोलता हूँ कि सॉलिड स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल का वैल्यू आया है वो क्या, के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और ये अगले चैप्टर ग्रेविटेशन में भी काम आएगा ऐसे ही। और सरफेस का पोटेंशियल के क्यू बाई आर, सेंटर का 3/2 के क्यू बाई आर, और सेंटर का जो पोटेंशियल है वो सरफेस के मुकाबले 3/2 टाइम्स। ये है पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ई डॉट डी एक्स वाले मेथड से। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर में अब अपने को इनसाइड वाली पोजीशन के लिए आंसर निकालना है, यानी वी आर लेस देन इक्वल टू आर वाली पोजीशन के लिए पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो अभी अपन ने जो देखा ई डॉट डी एक्स वाले मेथड से उसमें रो बराबर और नॉट एक्स वाले सवाल में दिक्कत आएगी। उसमें रो बराबर और नॉट एक्स वाले सवाल में क्या है कि फिर हमें ई की वैल्यू पहले से ही जाननी होगी, तो हम इसीलिए दूसरा डेरिवेशन भी देख रहे हैं इंटीग्रल डीवी वाला। दूसरा मेथड इसलिए देख रहे हैं अपन इंटीग्रल डीवी वाला ताकि अगर अब रो बराबर और नॉट एक्स वाला सवाल है तो वो रिलेटिवली छोटा पड़े, तो उसके लिए अपन ने जो मेथड यूज करने वाले अभी पोटेंशियल निकालने के लिए वो है इंटीग्रल डीवी। तो क्या जाते हैं अपन कि
सॉलिड स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट P है यहाँ का पोटेंशियल पता लगाना आता है। तो डैश डैश से लाइन बना दी, ये वो स्फीयर है जिस पोजीशन पर हम पोटेंशियल की वैल्यू निकालना आते हैं। और दो तरह के एलिमेंट ले लिए अपन ने, एक एलिमेंट वो जो इसके पहले स्फीयर रहेगा वो वाला, यानी एक्स पे जाके जो डी एक्स का ये स्फीयर लिया है उस वाले स्फीयर पे चार्ज अगर डी क्यू है तो इस वाले स्फीयर के लिए पी पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, बाहर। और एक्स पे आके डी एक्स का जो स्फीयर ले रखा है वो जब आगे बढ़ते बढ़ते इसको पार कर जाएगा, यानी आर से बड़ी रेडियस वाला होगा, तो इस वाले स्फीयर के लिए ये पी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, अंदर। तो दो तरह के स्फीयर हमको क्यों लेने पड़े, वो इसलिए लेने पड़े क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन बाहर वाले पॉइंट के लिए अलग होती है और पोटेंशियल की डेफिनेशन अंदर वाले पॉइंट के लिए अलग होती है। तो इसके लिए जो है पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी अगर अपने को पी पॉइंट पर, तो हमें इस बार दो टुकड़ों में पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, इंटीग्रल डीवी और उन सभी स्फीयर के लिए जिनकी रेडियस कहां से कहां तक है, जीरो से लेकर के स्मॉल आर तक। डीवी जीरो से लेकर स्मॉल आर तक, यानी लिमिट डाल दो चाहो तो यहाँ जीरो से लेकर स्मॉल आर तक। और वो सारे होलो स्फीयर जिनके लिए पी पॉइंट इनसाइड लाई कर रहे हैं। तो कैपिटल आर इस स्फीयर की रेडियस है और क्यू चार्ज है इस पर, रेडियस अगर इसकी आर है तो इस बार कहां से कहां तक, स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक, और आर से लेकर कैपिटल आर तक लिमिट डाल दी। तो अब ये दोनों वैल्यू लिखे अपन। तो पहले इसके लिए लिखते हैं, देखो इस वाले होलो स्फीयर के लिए पी पॉइंट कहाँ है, बाहर, तो इसे उठा के कहाँ रख देंगे, सेंटर पे। ये आ गया सेंटर पे, तो पॉइंट चार्ज बन गया, तो क्या बना पोटेंशियल, के डी क्यू अपॉन आर, ये है डीवी इसके कारण। और इसके लिए बताओ, इस दूसरे वाले के लिए लिखना चाहें अगर, तो इस वाले स्फीयर के लिए रेडियस क्या है, इसकी भी एक्स थी, लेकिन यहाँ एक्स क्यों पिक्चर में नहीं आया, क्योंकि इस पॉइंट पी पर आंसर लिख रहे थे ना, तो इसे उठा के सेंटर पर रख दिया। तो अब एक्स पिक्चर में नहीं आया, सिर्फ रेडियस क्या आ गई, स्मॉल आर। अब ऐसे बताओ कि यहां जब लिखेंगे तो क्या बनेगा, के डी क्यू अपॉन, यहां अपॉन में क्या आएगा, किसके लिए लिख रहे हैं, इस वाले स्फीयर के लिए, अंदर वाले पॉइंट पी के लिए, इस स्फीयर के लिए अंदर वाले पॉइंट पी के लिए क्या वैल्यू बनेगी पोटेंशियल की, तो यहां पे क्या आएगा, इस वाली पोजीशन पे। तो इस स्फीयर के लिए बताओ ये पॉइंट पी कहां पर है, अंदर, और अंदर तो वही पोटेंशियल होता है जो उसकी सरफेस पर होता है। तो इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो अंदर के इस पॉइंट पर होगा, पर इसकी सरफेस, इसकी रेडियस क्या है, वो है एक्स, तो एक्स है तो इसलिए यहां पे डाल दिया अपने एक्स। तो ये एक्स क्यों आया, क्योंकि जहां पे लिख रहे हैं अंदर वाले पॉइंट पर, उसके लिए इस स्फीयर के लिए पॉइंट पी कहां पर लाई कर रहा है, अंदर। और इसमें एक्स क्यों नहीं आया, आर क्यों आया, क्योंकि इसके लिए वो बाहर लाई कर रहा था, तो इसे उठा करके सेंटर पर रख दिया। तो बस इसी पे ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर एक्स आया था, कैसे आया था, और यहाँ पर आर आया था, वो कैसे आया था, इसी पर ध्यान देना है। अब तो लिमिट डाल दो इसमें, तो जीरो से लेकर स्मॉल आर तक ये, और स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक ये। डी क्यू की वैल्यू लिख दो, तो क्या बनेगा, डी क्यू, ये बना के, और डी क्यू हो गया रो इंटू 4πx² इंटू डी एक्स, के डी क्यू अपॉन आर, और प्लस यहाँ पे के डी क्यू यानी रो इंटू वही 4πx² इंटू डी एक्स, और x की जो लिमिट है वो कहां से कहां तक, इस वाले केस में स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक, और इस वाले केस में जीरो से लेकर स्मॉल आर तक। इसमें रो की वैल्यू डाल देंगे, रो की वैल्यू क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, रो इक्वल टू जो डाल सकते हैं अपन वो रो इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 कैपिटल आर क्यू, ये हम रो की जगह डाल सकते हैं। तो रो की जगह डालने पर इंटीग्रेशन करके देख लें, तो इंटीग्रेशन करने पर जो आंसर आ जाएगा आर लेस देन इक्वल टू आर के लिए, वो बन जाएगा के क्यू अपॉन 2r³ 3r² माइनस r²। ये पोटेंशियल का आंसर बन जाएगा। तो ये है पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ के लिए, अंदर वाले पॉइंट के लिए। अब देखो वो वाला सवाल देखते हैं इसमें, रो इक्वल टू रो नॉट एक्स, यानी अगर हमें जैसे रो के लिए फंक्शन दिया हुआ है रो इक्वल टू रो नॉट एक्स, यानी क्यों नहीं दिया हुआ है टोटल मिलाकर के चार्ज, और क्यों नहीं दे करके, और जो है मान लो रो दिया हुआ है, फिर उस स्थिति में क्या करेंगे अपन। तो ये सबसे पॉपुलर सवाल में से है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान भी हमने देखा था रो बराबर रो नॉट एक्स के लिए, अब यहाँ भी देखना चाहते हैं रो इक्वल टू रो नॉट एक्स के लिए। तो ई डॉट डी एक्स से करते हैं अगर अपन, तो ई में तो ई डॉट डी एक्स में तो हमें ई की वैल्यू निकाल करके रखनी पड़ेगी, और ई की वैल्यू में याद तो है लेकिन यूनिफॉर्म चार्ज वाले के लिए याद है, इसके लिए तो नहीं याद है। तो इसके लिए जो अच्छा मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, यही इंटीग्रल डीवी वाला। तो इसमें अब क्या चेंज करना रहेगा अपने को, कि जब रो इक्वल टू रो नॉट एक्स दिया हुआ है अपने को, तो उस वाली स्थिति में यहाँ जो ये रो है, ये वाला रो, इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, यहाँ लिख देंगे रो नॉट एक्स, और यहाँ पर जो रो है इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, रो नॉट एक्स। तो इससे अपने को ये रो नॉट एक्स वाले से जो आंसर आएगा, अब ये तो आएगा नहीं इससे आंसर, इसके इंटीग्रेशन से जो आंसर आएगा वो निकाल सकते हैं अपन यहाँ से।
तो यहाँ रो नोट एक्स डाल दिया अपन ने, कांस्टेंट हम बाहर ले ली और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया इधर से, एक्स कटने के बाद एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया। इस तरह से हम ये रो नोट एक्स वाला सवाल कर सकते हैं। तो स्पेशली इसी के लिए हमने ये डेरिवेशन देखा था, इंटीग्रल डीवी वाला, रो नोट इक्वल रो बराबर रो नोट एक्स के लिए। ये है पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब हम इसका ग्राफ बना के देखेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर के ग्राफ की बात करें, सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या था, सॉलिड स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट के लिए और अंदर वाले पॉइंट के लिए बात करें अगर अपन, जैसे पहले बाहर वाले पॉइंट के लिए बात करें तो पोटेंशियल का जो फंक्शन आया आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए, वो क्या बना, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप, जैसे उठा करके सेंटर पे रख दिया, पॉइंट चार्ज बन गया वो। हाँ, इस तरह से हम पोटेंशियल का आंसर याद रख सकते हैं। और अंदर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल का वैल्यू क्या आया, ये आया है के क्यू अपॉन 2r³ और 3r² माइनस r²। ये पोटेंशियल का वैल्यू आया है। अब हम इसका ग्राफ बना के देखना चाहते हैं कि पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनेगा। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए बात करेंगे अपन, तो यहाँ से v जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ गया, v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। और अगर अंदर वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ r की पावर 2 आ रहा है, तो v की पावर 1 r की पावर 2 के प्रोपोर्शनल आ गया। आगे एक माइनस है, तो ax² प्लस bx प्लस c में जो ax² प्लस bx प्लस c में a का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। इसका मतलब ये तो डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा और ये वाला हाइपरबोलिक हो जाएगा। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोलिक, और ये कैसा बनेगा, पैराबोलिक डाउनवर्ड पैराबोला। अभी अपन ने देखा था सेंटर पर जो पोटेंशियल आता है v एट r इक्वल टू 0, यानी सेंटर पर पोटेंशियल, उसकी वैल्यू किसके बराबर आई थी, वो आई थी 3/2 KQ/R। तो ग्राफ जो शुरू हो जाएगा वो यहां से शुरू हो जाएगा 3/2 KQ/R। और जब तक अपन सरफेस वाली पोजीशन पर आएंगे तब तक वाली पोजीशन के लिए, यानी r इक्वल टू r वाली पोजीशन पे आकर के पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ/R। और ये है इनसाइड वाली पोजीशन के लिए, इनसाइड वाली पोजीशन के, यानी r लेस देन r के लिए। तो ये कैसा हो गया, डाउनवर्ड पैराबोला है ना, पैराबोलिक ग्राफ हो गया, पैराबोलिक ग्राफ। और इसके बाहर वाले पॉइंट की बात करें तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोलिक। और r टेंस टू इनफाइनाइट पर वैल्यू 0 हो जाएगी इसकी, और r बराबर r पर वैल्यू KQ/R है। तो यहाँ से जो पोटेंशियल का ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बन गया। और ये ग्राफ कैसा हो गया, ये हो गया हाइपरबोलिक। तो ये पोटेंशियल ग्राफ हुआ। फॉर्मूला याद रखना है, आउटसाइड के लिए उठा के सेंटर पे रख दिया, इनसाइड के लिए KQ/2r³ 3r² माइनस r²। पोटेंशियल ग्राफ इधर पैराबोलिक और इधर हाइपरबोलिक। ये है पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर के लिए ग्राफ।